गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया ट्रांसफार्मर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। जो ट्रांसफार्मर अभी हाल ही में हमने ख़त्म किया है, तो उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो आइए बारी बारी से 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। अगले वीडियो में आपके लिए भी 20 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा, यानी कि हमें टारगेट है 100 क्वेश्चंस करने के ट्रांसफार्मर के। तो 20 क्वेश्चंस आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर के लिए क्रोड में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए क्रोड में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो कोर में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए फेराइड कोर यूज किए जाते हैं। दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर की 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, ट्रांसफार्मर की 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे जो आपके कोर यूज़ किए जाते हैं वो सिलिकॉन स्टील होता है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील होता है। तो 50 हर्ट्ज पे यानी कि आपका वेरिएट होता है, ठीक है, लगभग 0.8 के लगभग आपका जो है ये 50 हर्ट्ज वेरिएट होता है। तो 50 हर्ट्ज के लिए जो हम यूज़ करते हैं कोर, वो होता है सिलिकॉन स्टील। और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है फेराइट कोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भार पर और शून्य भार पर, ठीक है, लोड और नो लोड ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती है, शून्य भार हानि के दो घटक हैं, ठीक है, नो लोड हानि के दो घटक है, भंवर हानि और हिस्टैरिसीस हानि। पिरामिड के किस भाग में भंवरदार हानि होती है? ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे किसी प्रकार का भी लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नो लोड। और जब लोड नहीं लगा हुआ है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, बताया था जैसा कि मैंने आपको। तो जब लोड नहीं लगा है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो करंट नहीं फ्लो होगा तो जो लॉसेस होंगे कौन से होंगे? वो हो गए आयरन लॉसेस, वो होगा आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस के दो भाग होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, एक होता है ईडी करंट लॉसेस। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस दोनों जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं। इसमें होते हैं ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं। तो आपका बी आंसर सही होगा। आप याद रखिएगा, जो लोड नो लोड या लोड पे जो लॉसेस होते हैं कोर के अंदर, वो आपके आयरन लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो ईडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आगे क्वेश्चन है तीसरा, पैरामीटर के कोड के लिए, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, पैरामीटर के कोड के लिए अधिक धारणशीलता वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हम कोड यूज करते हैं उसमें जो है हम क्या करते हैं, उसमें अधिक धारणशीलता, ठीक है, वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है। शक्ति पैरामीटर में कोड के लिए प्रयुक्त पदार्थ का नाम है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर में जो हम यूज़ करते हैं कोर के लिए मटेरियल, वो कौन सा है? तो कोर के लिए जो आपका जो यूज़ किया जाता है, ये आपका कोर है। कोर के लिए जो यूज़ किया जाता है वो सिलिकॉन स्टील किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है, वो किया जाता है सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है कोर बनाने में। जब बात आती है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की, तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो सिलिकॉन स्टील यानी कि सिलिकॉन इस्पात की कोर प्रयोग की जाएगी। यदि हाई फ्रिक्वेंसी की बात की जाती है तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा जो यूज़ होगा वो फेराइट कोर यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, टैप ट्रांसफार्मर वह है जिसमें, ठीक है, टैप ट्रांसफार्मर वह है जिसमें तेल बाहर निकलने के लिए टेप हो, ठीक है। तो आपको बता दें पहले टैपिंग क्या होती है। तो टैपिंग क्या होती है, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक, इसके इनपुट पे हमने सप्लाई दे रखा, आउटपुट से हमें सप्लाई लेनी है, ठीक है, आउटपुट से हमें क्या लेनी है? सप्लाई लेनी है। तो जो इसकी वाइंडिंग होती है, यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसमें क्या करते हैं, हम फेरों की टैपिंग करते हैं। यदि हम कम फेरे लेंगे तो वोल्टेज हमें क्या प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगा। अधिक फेरे लेंगे तो वोल्टेज हमें अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आउट सेकेंडरी पे हम टैपिंग करके वोल्टेज को वेरिएट करके हम लेते हैं, यानी कि आउटपुट में मिलता है, तो वो होता है टैपिंग। और जो टैपिंग की जाती है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है।
वोल्टेज संयोजन के लिए, मतलब वोल्टेज को सेट करने के लिए या जो है कि परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कई मध्यम सिरे टैपिंग निकाले गए होते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे टैपिंग निकाले गए होते हैं, वो होती है ट्रांसफार्मर की टैपिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रणामित कोर में भंवर धारा हानियाँ और हिस्टैरिसीस हानियाँ होती हैं, ठीक है। प्रणामित में भंवर धारा हानियाँ कैसे कम की जाती हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जो हमारी जो कोर यूज़ की जाती है उस पत्तियों को जोड़ जोड़ कर प्रयोग किया जाता है, क्या पत्तियों को जोड़ जोड़ कर प्रयोग किया जाता है। तो जब पत्ती को जोड़ जोड़ कर प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसके बीच क्या भरा रहेगा, इंसुलेटेड, ठीक है। इसके बाद क्या वार्निश भरी गई, इसके बीच दो पत्तियों के बीच हमारी क्या होती है, वार्निश भरी गई होती है। तो जब कोर में आपका ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब कोर में आपका ईडी करंट प्रोड्यूस होगा तो होगा क्या कि एक कोर पे तो होगा, दूसरे कोर पे जाने के लिए उसको इंसुलेटेड माध्यम से होकर गुजरना होगा, ठीक है। एक आपका पत्ती पे जब आपका ईडी करंट उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो दूसरे पत्ती में जाने के लिए उसको इंसुलेटेड मार्ग को अपनाना होगा। इंसुलेटेड में आपको पता है इंसुलेशन में आपका करंट फ्लो नहीं होता है, तो इससे यानी कि एक पटल से दूसरे पटल में आपकी ईडी करंट नहीं जा पाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ईडी करंट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ईडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कोर में हम जो पटलित बनाते हैं, यानी कि जो सिलिकॉन स्टील का पटलित कोर बनाते हैं, वो ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। तो ये आपका जो है कि जो सही होगा आपका होगा ए, ठीक है, पटलित क्रोड अपनाकर। आगे क्वेश्चन है 6, बिजली ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस के नुकसान को कम करने के लिए, ठीक है, बिजली ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस नुकसान को कम करने के लिए उपयोग होने वाली स्टील स्टैंपिंग के नाम क्या हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो सिलिकॉन स्टील का हम प्रयोग करते हैं कोर बनाने में, ठीक है, कोर बनाने में जो सिलिकॉन स्टील यानी कि लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का जो प्रयोग करते हैं, ये हमेशा हाई क्या करते हैं, हाई परमिएबिलिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, हाई होती है, इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, हाई होती है। इसमें जो है कि लो रिलेक्टेंस होता है, इस कोर का हमें लो रिलेक्टेंस, ठीक है, हाई परमिएबिलिटी प्लस हम जो है इसको पटलित बनाएंगे, ठीक है, इस कोर। और जो कोर सुटेबल मटेरियल होता है वो होता है सिलिकॉन स्टील का होता है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील जो सुटेबल इस कोर को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो क्या है, सिलिकॉन स्टील है। तो सिलिकॉन स्टील से ही हम क्या करते हैं, जिससे हमारा क्या हिस्टैरिसीस लॉसेस और प्लस ईडी करंट लॉसेस दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको मैंने ये बताया था ब्रीदर के बारे में, ठीक है। तो ब्रीदर एक ऐसा आपका इक्विपमेंट होता है जो ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो लगा होता है हमारी कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है, ठीक है। जो ब्रीदर के यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, हमारी कंजर्वेटर के क्या ऊपर किया जाता है, ठीक, ऊपर किया जाता है। तो जब क्या होता है कि हमारी इस ब्रीदर से होकर वायु, ठीक है, एयर, इस ब्रीदर से होकर जब हमारी एयर कंजर्वेटर में जाती है, ठीक है, कंजर्वेटर में जाती है, जब यहाँ से होकर कंजर्वेटर में जाती है तो वायु में क्या होता है, नमी होता है, ठीक है, वायु में क्या होता है, नमी होता है। तो नमी को अगर कंजर्वेटर में भेज देंगे तो कंजर्वेटर में क्या होता है, ऑयल होता है। तो ऑयल क्या करेगा, इस नमी को अवशोषित कर लेगा, जिससे ऑयल क्या हो जाएगा, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम ब्रीदर का प्रयोग करते हैं ताकि जब कंजर्वेटर में हमारा जो नमी इंटर करे, ठीक है, कंजर्वेटर में जब हमारा वायु इंटर करे तो जो उसके अंदर नमी हो वो ब्रीदर क्या करे, उसको सोख ले, ठीक है। तो इसको सोखने के लिए ब्रीदर में हम भरते हैं सिलिकॉन जेल, ठीक है, इसमें जो भरते हैं हम क्या, सिलिकॉन जेल भरा जाता है,
सिलिका जेल दोस्तों, इसकी जो कलर होती है जब भरा जाता है तो उस टाइम इसकी कलर होती है वाइट या हल्का गुलाबी रंग का होता है। हल्का वाइट और हल्का हल्का सॉरी वाइट और हल्का गुलाबी रंग का होता है। तो जब ये नमी अवशोषित कर लेगा तो इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज होकर ये ब्लू कलर प्राप्त कर लेता है। तो हमें पता लग जाता है कि इसने जो है नमी अवशोषित कर ली है। अब इसको क्या करते हैं, जब नमी अवशोषित कर लेता है तो एक्स्ट्रा नमी तो फिर अवशोषित करने में उसे और जो है कि एफिशिएंसी उतनी रहती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिलिका जेल को निकाल कर धूप में सुखा कर फिर उसमें डाल देते हैं ब्रीदर में। तो ये याद रखना दोस्तों, ब्रीदर जो है नमी को अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है। इसमें जो पदार्थ भरे जाते हैं वो सिलिका जेल भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, ट्रांसफार्मर की कुशलता। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कुशलता मतलब कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी से है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी इसकी इनपुट और आउटपुट पावर को पता लगाकर निर्धारित की जाती है। तो मैंने आपको बताया था जो इफ़िशियंसी होती है, ठीक है, जो इफ़िशियंसी होती है किसी भी मशीन की, ठीक है, वो आउटपुट बटा के इनपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट बटा के इनपुट होता है। जो किसी भी मशीन की जो इफ़िशियंसी होती है वो आउटपुट बटा के इनपुट होता है। ठीक, इस कार्य के लिए पावर की इकाई होती है kVA/किलोवाट। पूरी दिन की कुशलता जांच करने के लिए समय की इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस इकाई का प्रयोग किया जाता है जब ऑल डे एफिशिएंसी ज्ञात करनी होती है। तो दोस्तों ऑल डे एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ऑल डे एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए जो यूनिट प्रयोग की जाती है वो होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, ऑल डे एफिशिएंसी जो हम ज्ञात करते हैं वो किलोवाट घंटा में ज्ञात करते हैं। तो यानी आपका डी आंसर होगा। ठीक, 9वां क्वेश्चन आपका है, ट्रांसफार्मर के रेगुलेशन का प्रतिशत किसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के रेगुलेशन का जो है किसमें दर्शाया जाता है। तो ये है आपका ए। ठीक है, ए। तो होता क्या है, रेगुलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा इनपुट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है ये, इसके इनपुट हमने दे दिया कितना 230 वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट पर हमें जो मिल रहा, ठीक है, सपोज करो स्टेप डाउन है ये, आउटपुट हमें 110 वोल्ट मिल रहा, मिलना चाहिए हमें कितना मिलना चाहिए 110 वोल्टेज। लेकिन क्या होता है, कुछ ड्रॉपेज की वजह से हमें 110 वोल्टेज ना मिलकर कुछ कम मिलते हैं। सपोज करिए 102 वोल्ट मिला, ठीक है, कितना मिला 2 वोल्ट मिला। तब 110 वोल्ट मिलना चाहिए था लेकिन मिला हमें कितना 102 वोल्ट ही मिला। तो 8 वोल्ट की क्या है रेगुलेट हुआ, 8 वोल्ट क्या रेगुलेट हुआ, 8 वोल्ट किस पे रेगुलेट हुआ 110 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है आपका, तो ये आपका 110 वोल्ट माइनस 102 वोल्ट बटा के VFL। ठीक है, तो आपका 110 इंटू 100, इस प्रकार से जो है कि हम परसेंटेज निकालेंगे तो आपका ए होता है सही आंसर। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस, ठीक है, किसी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस की वह क्षति है जो, कॉपर लॉस मतलब आपकी क्या किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वेंडिंग, आपको पता होगा जो कॉपर लॉस होती है किस में होती है, वेंडिंग में होती है। ट्रांसफार्मर के वेंडिंग में ही आपका कॉपर लॉस होती है। इसका जो सूत्र है I²R। ठीक है, कॉपर लॉस का जो सूत्र है आपका I²R। इतना जो है कि कॉपर लॉस उत्पन्न होता है ये वेंडिंग में होता है। तो कॉपर लॉस उत्पन्न होने का, ठीक है, वजह है आपका क्या R, रजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टेंस क्या करता है, करेंट को रोकता है। जब करेंट को रोकता है तो वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग होती है। इस रजिस्टेंस की वजह से हमारा क्या आपका कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस जो वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस होती है उसके कारण होता है। ठीक है, तो यानी कुंडलन प्रतिरोध, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वह अधिकतम भार क्या है। ठीक है, वह अधिकतम भार क्या है जिस तक खुला डेल्टा परिणामित्र सुरक्षापूर्वक भार को प्रदाय बनाए रख सकता है। ठीक है, तो होता क्या है डेल्टा कनेक्शन में, जैसे कि स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में 3 वाइंडिंग को हम स्टार टाइप में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये स्टार है। डेल्टा कनेक्शन में आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन आपका
इस प्रकार से होता है। अब होता है क्या है, यदि आपका डेल्टा कनेक्शन आपका पूरा है, यानी कि कोई भी वाइंडिंग आपका ख़राब नहीं है, तो जितना है आपका 100% तक देती है। लेकिन यदि इसकी एक वाइंडिंग आप क्या कर दी जाए, ओपन कर दी जाए, इसकी एक वाइंडिंग क्या आपका, एक वाइंडिंग ये, एक वाइंडिंग ये, ठीक है, और ये तीसरा वाला वाइंडिंग ओपन की जाती है, तो अब जो देगी पूर्ण वोल्टेज का 58% ही देती है। ठीक है, क्या 58% ही आपका देती है, तो यानी कि सी आपका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में स्थिर वोल्टेज उत्पन्न हो रही है। ठीक, द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध प्रतिघात उनके समांतर में जुड़े संधारित्र की प्रतिघात के तुल्य परिपथ किस अवस्था को, इस अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी पता होगा, जो एक्सएल यानी कि प्रतिक्रिया प्रतिघात और एक्सी कैपेसिटिव प्रतिघात, ये दोनों जब बराबर होते हैं तो ये स्थिति होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, ये स्थिति क्या, इस पे ही हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होता है। ठीक है, अनुनाद आवृत्ति उत्पन्न होता है। इस पर आप जब जो इसका मान ज्ञात करेंगे तो एफ़ का जो निकल के आता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो आप 1/2π√L/C, ये होता है आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का सूत्र। तो यहाँ पे आपका डी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं, विभव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्ट मीटर के वियोजन के समय आप कौन सी सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो पहले पीटी मैंने बताया था क्या होता है। पीटी का जो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, ठीक है, हाई वोल्टेज को नापने के लिए करते हैं। दो लाइन के बीच क्या करते हैं, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है में हम वोल्ट मीटर लगाए रहते हैं। ठीक है, इसमें जो लगाते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वियोजन के समय यानी डिस्कनेक्टिंग करेंगे, जब वोल्ट मीटर को हम हटाएंगे, तो यहाँ पे जब वोल्ट मीटर को आप जब रिमूव करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका वोल्टेज डिफरेंस होगा वहाँ पे। ठीक है, तो जब भी वोल्ट मीटर को हटाएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे वोल्ट मीटर को रिमूव करने का। और यदि हम सिटी की बात करें करेंट ट्रांसफार्मर की, तो करेंट ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसमें आपका मीटर को रिमूव करेंगे तो फिर सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपका डी सही होगा। डिस्कनेक्टिंग के बाद द्वितीयक के टर्मिनलों के बीच उच्च प्रतिरोधी शंट का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन सही है, देखते हैं, परिणामित्र के अति तापन ओवर हीटिंग का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, ओवर हीटिंग क्या होगा, यानी कि लोड जब क्या होगा, जब बढ़ेगा, ठीक है, तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर लॉसेस बढ़ेंगे, I²R। ठीक है, तो I²R आर्मेचर लॉसेस भी बढ़ेंगे। तो यानी कि आपका भार बहुत अधिक है, इस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति परिणामित्र क्रोड के निर्माण के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शक्ति परिणामित्र क्रोड के निर्माण के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने पहले क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के लिए जो हम यूज़ करते हैं कोर, वो होता है सिलिकॉन स्टील। ठीक है, वो पावर ट्रांसफार्मर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका जो है ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्टेप अप डाउन, जो भी ट्रांसफार्मर हो, आपका जो यूज़ करेंगे सिलिकॉन स्टील का। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो आप कोर यूज़ करेंगे वो होगा फेराइट कोर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, IS 3156 के अनुसार, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 3156 के अनुसार एक फेज और 3 फेज विभव परिणामित्र पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग का निर्धारित वोल्टेज होगा। तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो यूज़ किए जाते हैं वो हाई वोल्टेज को मापने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जब लाइन्स में हमारे हाई वोल्टेज होते हैं तो डायरेक्ट हम वोल्टेज से नहीं मापते हैं, हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, ठीक है, वो 100 वोल्ट से 110 वोल्ट तक कर देता है। ठीक है, जो वोल्ट मीटर इसको ईजिली माप सकता है। यदि आपका सपोज कीजिए
जो भी 144 kV या 11 kV का, तो डायरेक्ट उसको वोल्ट मीटर क्या माप नहीं सकता, ठीक है। तो वोल्ट मीटर आपका 100 वोल्ट से 110 वोल्ट माप लेता है, इसलिए हम उस वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करके वोल्ट मीटर के द्वारा 100 से 110 वोल्ट होती है उसको हम माप लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना होगा जब सीटी के टर्मिनलों से अमीटर डिस्कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी इसके पहले मैंने बताया था कि जब पीटी के वोल्ट मीटर जब हटाएंगे तो वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो अभी आपका 17 पे ये आ गया सीटी का, तो सीटी का जो अमीटर जब हटाएंगे तो दोनों टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो आपका जो आंसर सही होगा बी सही होगा, सीटी के टर्मिनल को लघु प्रतिरोध यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका 17 का बी सही होगा। 18 पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपका सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है, डीसी पे ट्रांसफार्मर नहीं कार्य करता है। सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है, डीसी पे ट्रांसफार्मर नहीं कार्य करता है। यदि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को डीसी दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पैरामीटर की दक्षता उच्च होती है क्योंकि, ठीक है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है, ठीक है, वो 98 के लगभग होती है, ठीक है, 98% के लगभग होती है। तो इसकी दक्षता उच्च होने का जो कारण है, मतलब इसकी इफिशियंसी जो है, कार्य दक्षता उच्च होने की कारण है, इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं लगा होता है। जिस प्रकार से आपका फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस नहीं होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का घूमने वाला भाग नहीं होता, यानी कि यह एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर भाग है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि स्थिर भाग होती है, इसमें जो है कि लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसकी जो है 98% इफिशियंसी होती है, ये भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैरामीटर की प्राथमिक व द्वितीयक, ठीक है, पैरामीटर की प्राथमिक व द्वितीयक, सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो कैसे जुड़ी होती है। तो देखो दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वायर के द्वारा जुड़े नहीं होते, मतलब वैद्युत रूप से जुड़े नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, ये फ्लक्स लिंक करता है, ठीक है, कोर में जो होता है, कोर में जो सेटअप होती है, तो ये फ्लक्स लिंक करता है। तो फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा ये लिंक होते हैं। तो यानी कि जो इनके जुड़ने के जो माध्यम है वो होता है चुंबकीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर के कुछ 20 क्वेश्चंस देखे। आगे के वीडियो में हम देखेंगे और 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुल टारगेट हमें 100 क्वेश्चंस करने के हैं। आप दोस्तों घर पे बैठो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, बाहर मत निकलो, कोरोना चल रहा, ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा फैल भी रहा, तो आप घर पे बैठिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो सके आपको जो है कि ये जो सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, ठीक है। वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो ये आप जो है कि बिल्कुल आप भूल जाइए, ठीक है, कि जो हमारी एग्ज़ाम है वो अभी होगी कि नहीं होगी, तो तैयारी करें कि ना करें, ठीक है। आप तैयारी कीजिए, अपना एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, ठीक। बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और पॉजिटिव होगा। ओके, थैंक्स।